उगलते रेगिस्तान हो या सर्दी और तूफान हो, घनघोर अंधेरी रात में, जाड़े और बरसात में, कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, बस चलते चले तुम जाते हो। देश की रक्षा की खातिर जान की बाजी लगाते हो, तुम पहरे रोज लगाते हो। दुश्मन से हमें बचाते हो, दुश्मन से हमें बचाते हो। तेरे ही दम पे जनता सारी होली ईद मना पाती, तेरे ही साए में माँ बेटे को लोरी गा के सुला पाती। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तुम सारा भेद मिटा देते, पहन के वर्दी सेना की इस देश को एक बना देते, इस देश को एक बना देते। है भारत के वीर सपूतों, है शान वतन की तुमसे ही, पहचान वतन की तुमसे ही, इज्जत वतन की तुमसे ही, ताकत वतन। 1974 में एक दुर्घटना घटी और एक माइन ब्लास्ट में इन्हें अपने दोनों हाथ और एक ऐसे जाबाजों को हमारा नमन। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश आज से एक ऐसी विशेष श्रृंखला शुरू करने जा रहा है जिसमें हम भारत के ऐसे वीर सपूतों से आपकी मुलाकात कराएंगे। तो आज लखनऊ के उस्मान एन्क्लेव में हम जहां पर हैं वो घर है मेजर बीके कौल का। मेजर बीके कौल एक ऐसे भारतीय सेना के अफसर जिन्होंने 1962, 1965 और 1971 तीनों युद्धों में हिस्सा लिया था। तो आइए चलते हैं उनके घर के अंदर और उनसे बातें करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे मिजाज है सर? जिंदगी कैसी कट रही है? बहुत बढ़िया कट रही है, मौज में कट रही है। तो सर आपने 3 वॉर्स लड़े, 1962, 65 और 1971। आपके जहन में कौन सा अभी तक ताजा है? 1965 की लड़ाई बहुत ताजा है क्योंकि उस लड़ाई में मुझे मौका मिला दुश्मन से हाथों हाथ करने का। 4 साल की सर्विस में कंपनी की कमांड, 11GR की चार्ली कंपनी की कमांड कर रहा था और हमारी बटालियन अटैक में पहला हमला का मौका मुझे दिया गया।
एक मनानी फीचर था जिसके ऊपर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था और दुश्मन अखनूर से रजौरी तक का रास्ता काटने के फिराक में था। तब हमारी बटालियन को ये टास्क मिला कि इनको इस रास्ते को साफ करो और इनको खदेड़ दो। हमने उसमें मनानी फीचर में अटैक किया और 20 मिनट के अंदर हमने दुश्मन को पहली पोस्ट से खदेड़ दिया। दूसरी कंपनी ब्रावो कंपनी ने अगली पोस्ट जो थी ऊंची जमीन जिसका नाम था उस पे हमला किया। उसमें कंपनी कमांडर के कान से एक ट्रेसर बुलेट लगी और एक हमारे राम प्रसाद छेत्री हवलदार थे उस जमाने में, उन्होंने दुश्मन की एमएमजी जो बंकर में थी उसको पकड़ के खींच लिया और दुश्मन को खला कर दिया। सर, ये कहानी एक सिविलियन की फौजी बनने की कहानी, तो ये जो एक पूरी कहानी है, एक जर्नी है, उसके बारे में हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। विषय ये ऐसा है कि ये कहानी बहुत लंबी है जी। जब मैं 8 साल का था और शिमला में रहता था तब से मेरा जुनून था कि मैं सिर्फ फौजी में जाऊंगा। जब 10वीं जमात मैंने पास करी पिलानी से तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर तुम फौज में ना जा सके तो क्या करोगे। मैंने कहा आप बताइए। कहते तुम इंजीनियर बन सकते हो। तो इत्तेफाक की बात है कि फौज में भी गया और आज ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी हूं। सर, आपने 4 साल ट्रेनिंग की, 1957 से शुरुआत हुई और 1961 में आप कमीशन हुए। ट्रेनिंग के वक्त का कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी घटना या ऐसी कौन सी सुखद यादें आपके मन में हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? एकेडमी में जब 2 साल की ट्रेनिंग हुई इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, वो काफी टफ होती है और इतनी टफ होती है कि आप 2 साल तक आपको पता नहीं होता कि आप आ रहे हो या जा रहे हो। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद दिसंबर 1961 में मुझे कमीशन मिली और मैं 11GR में पोस्ट हुआ। उसकी कहानी ऐसी है कि मैं फुटबॉलर था और एकेडमी में जो हमारे कमांडेंट थे वो लेट जनरल नानावती थे जो 11GR के पहले सीओ रह चुके थे। उसकी वजह से उन्होंने मुझे 11GR में पोस्ट कर दिया। इसके बाद तो कहानी शुरू हो गई। देखिए, मैं पढ़ाई से भागता था लेकिन आईएमए में पढ़ाई भी करनी पड़ती है और हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो पढ़ाई से बचपने में भागना अच्छा नहीं होता क्योंकि कभी ना कभी वो पढ़ाई करनी ही पड़ती है। मिसाल के तौर पर जब मैं 6 साल की सर्विस थी तो मैं डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए मुझे इम्तिहान देना था। 2 महीने की छुट्टी और 2 महीने की फरलो लेकर, बिना तनख्वाह की छुट्टी होती है फरलो लेकर, 4 महीने लगातार 12 घंटे रोज पढ़ाई करी, तब उस इम्तिहान में पास हो पाया। एक फौजी की नौकरी में तमाम अवसर ऐसे आते हैं, तमाम बार ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो रहता है, ऐसे मौके अक्सर आते हैं जब उसे कहते हैं वो डिफिकल्ट कंडीशंस में रह रहा है और कभी कभी ऐसा होता है नॉट सो डिफिकल्ट। तो ये डिफिकल्ट और नॉट सो डिफिकल्ट आपकी निगाह में क्या है? डिफिकल्ट वो होता है जबकि आप इंतजार करते रहते हैं कि कब मौका मिले लड़ाई में जाने का, और नॉट सो डिफिकल्ट वो होता है कि जब आपको आदेश मिल गया और आपने हवाई जहाज में बैठ गए, अब पता लगा कि अब हम लड़ाई में जाएंगे। इसी हिसाब से 1965 में जब हम दिल्ली में थे तो हमको आदेश मिला कि आपको नीफा के लिए रवाना होना है। चाइनीज ने हमला किया, वहां जाना है। वो दिन था 17 नवंबर 1962, जब मेरा जन्मदिन था। उस दिन हम वहां से रवाना हुए अमेरिकन जहाजों में नीफा के लिए। हमारी बटालियन पहले मोहनबारी में आधी लैंड करी और आधी छबुआ में लैंड करी। अब हमारे पास सवाल था कि हमारी बटालियन गई तो गई कहां। तो हमने एक लोकल अफसर की जीप पकड़ी और हम छबुआ से मोहनबारी पहुंच गए, बटालियन से कांटेक्ट किया और तब
हम वहां से नीफा के लिए डकोटा एयरक्राफ्ट में, क्योंकि नीफा उस जमाने में बहुत छोटी सी एयर स्ट्रिप थी और वहां बड़ा जहाज नहीं जाता था, तो डकोटा से हम लोग लैंड किए। उसके बाद का सफर आप यकीन नहीं मानेंगे कि जंगल इतना घना था कि हमको दांत से काट काट के रास्ता बना के अपनी जगह पे पहुंचना पड़ा। इतने जंगल के अंदर सूरज की किरण 12 बजे के समय जमीन को नहीं छू पाती थी, ऊपर ही लटक के रह जाती थी। इतने खुले और इतने घने जंगल के अंदर हम लोगों ने ऑपरेशन किया। वहां से आपको बता दूं कि जो हमारा पड़ाव था पैदल जाना था और 3 दिन का समय लगता हम वहां से वलोंग पहुंचने के लिए। 10 से 12 किलोमीटर रोज चला जाता था। वहां पर सुबह 3 बजे सुबह हो जाता है और दिन के 3 बजे अंधेरा छा जाता है। अच्छा, फौजियों की जिंदगी में कई बार ऐसा पानी पीने पहले आप फिर बात करें, जरा पानी लो। थैंक यू। कहीं चक्कर तुमको मालूम है मेरा कौन सा ग्लास होता है? आपका ग्लास भी फर्क होता है? इसके अंदर ग्लास आना चाहिए जी। तो अगर चौर खाने वाला ग्लास होता है तो स्लिप करता है और अगर नीचे पेंदा पतला होता है तो बड़े आराम से आ जाता है। तो हमारे दर्शक जरूर ये जानना चाहते होंगे कि ये कैसे घटना घटी जब ये हुआ। 1971 वॉर के बाद ये मैं छम सेक्टर में था ड्यूटी पर और माइन ब्लास्ट से ये दोनों हाथ और एक आंख उड़ गई। ये देखने में तो अच्छा नहीं लगता लेकिन बहुत काम की चीज है। ये 2 उंगलियां जो है इसमें मेरी 5 उंगलियों की नसें हैं और मैं उसको फील कर सकता हूं। इस ऑपरेशन से मैं हाथ से लिख भी सकता हूं, गाड़ी भी चला सकता हूं, 2 व्हीलर भी चला सकता हूं और पहले दाहिने हाथ से लिखता था, अब बाएं हाथ से ये 2 मास्टर फिंगर हैं, इनसे सब काम करता हूं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूं। जी, लेकिन तकलीफ दे रहा होगा? तकलीफ जब एक इंसान 6 हफ्ते तक लगातार कोई प्रैक्टिस करता है तो वो उसकी आदत में शामिल हो जाता है, तब वो तकलीफ नहीं देता, आदत हो जाती है। सर, आज हम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं वहां चीजें एक फोन कॉल अवे हैं। फोन करें पिज्जा आ जाए, फोन करें घर पर खाना आ जाए। लेकिन आपके जमाने में और स्पेशली जब आप फौज में थे और बहुत फ्रंटियर पोजीशन पर थे, फ्रंट्स में थे, उस समय वहां पर जो खाने की स्थिति थी और आज का जो हिंदुस्तान है, दोनों में क्या फर्क देखते हैं? इसकी कोई तुलना है ही नहीं, क्योंकि वहां पर जब हम पेट्रोलिंग पे जाते थे नीफा के जंगलों में तो एक मेस टिन होता है, उसमें दाल और चावल पका लिया जाता है, क्योंकि सुबह 3 बजे सुबह होती है, 4:30 बजे खाना खा लिया जाता है और तब पेट्रोलिंग शुरू की जाती है। आप यकीन नहीं मानेंगे तो पहले 2 दिन तो खाना गले से नीचे उतरता ही नहीं, क्योंकि खाने की आदत होती है 12-1 बजे और 3 बजे सुबह खिचड़ी खाना आसान नहीं होता है, तो वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आदत पड़ जाती है और हर चीज का एक जुगाड़ लग जाता है। 65 साल की लड़ाई में हम आगे आगे चलते रहे और छम सेक्टर में लड़ने के बाद हमको ड्यूटी दी गई कश्मीर में रजौरी के आगे थाना मंडी से गलूथी 2 सड़कें हैं जहां पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स ने कब्जा कर रखा था, उनको भगाने का। 3 दिन आप यकीन नहीं मानेंगे, उस जमाने में भुट्टा लगा था और हमने 3 दिन भुट्टे तोड़ तोड़ के खाए। वैसे मीठे भुट्टे आज तक मुझे नॉर्थ इंडिया में कहीं और नहीं मिले। आप हैरान होंगे, एक पेट्रोलिंग में हमारे संग सरदार थे और वो चावल खाते नहीं, हमारे गुड़ का चावल खाते हैं। तो एक सरदार ने कहा, साहब जी आटा तो है लेकिन तवा नहीं है, तो रोटी कैसे बनाऊं? मैंने कहा, ये बेलचा तेरे पास है, उसको उल्टा रख और तो तवा बना ले। उसने कहा, साहब जी ये तो सोचा ही नहीं हमने।
मैंने कहा सोचने का तो सरकार तनख्वाह देती है और तुम सोचोगे नहीं तो कैसे लड़ाई करोगे। जी जी। अच्छा ये बताएं कि हमारे जो आम हिंदुस्तानी हैं फौज पर बहुत भरोसा करता है, कहीं ये वजह फौज को स्ट्रेस में तो नहीं डालती? देखिए, आर्मी का काम ट्रेनिंग है लड़ाई के लिए और दुश्मन हमारी सीमाओं की सेफ्टी है। एड टू सिविल पावर भी हमारी ड्यूटी है और हम करते हैं। मुझे याद है 1965 में लड़ाई में जाने से पहले मद्रास में एंटी हिंदी एजिटेशन हुआ था। हम बेलगाम में थे, वहां से हमको बाय रोड मद्रास भेजा गया, जहां की 2 पुलिस इंस्पेक्टरों को मरीना बीच पे सिविलियन ने जिंदा जला दिया था। वो ट्रेनिंग जो थी हमारी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि लड़ाई में तो दुश्मन सामने है, गोली मार सकते हो, लेकिन जब अपना सिविलियन सामने है, हमारा सिटीजन है, उसको किस तरीके से आपको देखना है, किस तरीके से उसको संभालना है। आप हैरान होंगे, हम 150 आदमी सिर्फ मद्रास गए थे और वहां एक आइलैंड ग्राउंड है जहां हमारा कैंप था। अगले दिन क्योंकि हमने लोगों से कहा, हमें बसें मिली थी मद्रास रोड ट्रांसपोर्ट की, तो हमने कहा जाओ भैया साइट सीइंग कराओ। अगले दिन क्या देखते हैं, पेपर में एक ऐड आया है, 3000 गुरखाज इन टाउन, सिटी अंडर गुरखा डोमेन, गुरखाज पेट्रोलिंग नेशनल हाईवेज। अब आप समझ सकते हैं कि 150 आदमी थे सिर्फ, और कितना भड़के बना दिया मीडिया ने हमको, और उसका असर ये हुआ कि हमारे लैंड करते ही एंटी हिंदी एजिटेशन खत्म हो गया। आज हम बात कर रहे हैं सेना के एक ऐसे जाबाज से जिन्होंने 3 युद्ध 1962, 1965 और 1971 तीनों युद्ध लड़े हैं। यानी हमारे साथ हैं मेजर रिटायर्ड बीके कौल। कौल साहब, आपसे हमें जानना चाहेंगे, जो आज़ादी का स्ट्रगल रहा हिंदुस्तान का, लंबे समय तक हमने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ी और आज़ादी हमें 1947 में मिली। आपकी निगाह में अगर मैं पूछूं तो आपके हिसाब से आप किसको एक आइडियल फ्रीडम फाइटर के रूप में लेते हैं? एक फ्रीडम फाइटर वो होता है जो जमाने के साथ अपनी लड़ाई लड़ता है। देखिए, फ्रीडम फाइटर 2 मेन है, एक है महात्मा गांधी और दूसरे है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो काम किया वो हमारी नजरों में नहीं आया, लेकिन जापान को रोकने का काम सुभाष चंद्र बोस का नहीं था। वो जापानियों के साथ थे और ब्रिटिशर्स को रोकने का काम किया जा रहा था। दूसरे हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे असल में वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और सरदार पटेल दोनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने मूवमेंट करके ब्रिटिशर्स को हैरान कर दिया और वो उनको भारत छोड़ के जाना पड़ा। और सबसे बड़ा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो किया वो हिंदुस्तान की रियासतों को एक करना, और वो काम सिर्फ सरदार पटेल ही के बस का था और कोई हमारा नेता कर नहीं पाता था। आजादी के 1947 में 15 अगस्त को शिमले में मैंने पहली जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था शिमले में मनाया था। क्या जोश था, क्या लोगों में खरोश था। सुबह 4 बजे से चौड़े मैदान के ऊपर रिज के ऊपर हम गए थे और झंडा आरोहण देखने के लिए बहुत जोश था। अच्छा, हिंदुस्तान के दुश्मन यूं तो कई हैं, लेकिन आप किस विचार या किस व्यक्ति या किस स्थान को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं? हिंदुस्तान के 2 दुश्मन हैं। एक तो पाकिस्तान, उसकी वजह है कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ पाकिस्तान उसको निगल नहीं पाया और आज भी कोशिश कर रहा है कि पंजाब और कश्मीर उसको हम तोड़ दें, हिंदुस्तान से अलग कर दें, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरा दुश्मन है हमारा चाइना, जो कि 62 के सपनों को देख रहा है। हिंदुस्तान काफी बदल चुका है। 62 की लड़ाई में जो हुआ तब हम तैयार नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में हम तैयार हैं
और चाइना से मुकाबला हम कर सकते हैं। इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि हमें परेशान करे और हमारे साथ हमारी जो प्रोग्रेस है उसको रोके। मिश्रा जी, और बहुत बातें हो गई, आइए एक प्याला चाय का हो जाए, वहीं बैठे बैठे चाय पीजिए और बातें करेंगे। आइए आइए सर। चलो बच्चों। आपको मैं अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराऊं। हमारा एक बेटा और एक बेटी है जो दोनों यहाँ नहीं है। हमारी इकलौती बीवी लज्जा कौल जो कि सोशल वर्कर हैं, हमारी बहू दिव्या कौल जो बहुत बच्चों को और घर की देखभाल करती हैं, बड़ी पोती हमारी दिया कौल और छोटी दिव्यांशी कौल। यही हमारी जिंदगी है और इन्हीं के साथ मौज मस्ती से आज की जिंदगी चल रही है। भैया, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और तो अब आप एक संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे हैं? संतुष्ट तो हम पैदाइशी हैं और अब ज्यादा संतुष्टि हो गई है क्योंकि घर वाले सब संग हैं, बेटा बहू सब संग हैं और पोतियां खासतौर पर हमारी जो स्टार हैं हमारी फैमिली की, ये सबसे ज्यादा खुशी देती है। तो हमारी आपसे दरखास्त है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके साथ एक सेल्फी खींच के आज के इस लम्हे को यादगार बना दूं। तो ये हैं हिंदुस्तान के रियल हीरोज जिनकी वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर पाते हैं और भी न जाने क्या क्या कर पाते हैं। अगर ये न होते तो शायद हमारा जीवन इतना आसान न होता। तो इन जाबाजों को एक बार फिर हमारा सैल्यूट। और आज का ये एपिसोड यहीं तक। पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से नमस्कार।